हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कलाम परिवार में। साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि कलाम परिवार की ओर से आरएस प्री को टारगेट करते हुए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें विभिन्न विषय वस्तुओं पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है। उसी सीरीज में हमने पिछली क्लास में राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है या आज का हमारा विषय वस्तु है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। क्या है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। इसमें हमारा टॉपिक का ओरिएंटेशन कैसा होगा? सबसे पहले हम मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या जो संवैधानिक प्रावधान है उनका क्विक रिवीजन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के व्यक्तित्व से रिलेटेड जो पर्सन है उनका भी हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य व्यक्तित्व भी आ जाएंगे और हम संवैधानिक प्रावधानों को भी समझ लेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे प्रारंभिक जो क्वेश्चन है वो संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े हुए हैं और बाद के जो हमारे पर्सन है व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे जो संविधान में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उनके बारे में क्या कर लेते हैं? चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री, इनसे सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 के कितने क्लोज हैं? इसका एक क्लोज नंबर 1 है, क्लोज नंबर 2 है और क्लोज नंबर 3 है। उसी प्रकार से आर्टिकल 164 के कितने क्लोज हैं? 5 क्लोज हैं और ये आर्टिकल दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है और इनके क्लोज में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम आर्टिकल 163 की, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में क्या लिखा है? आर्टिकल 163 में लिखा है कि संविधान के अनुसार जहां पे राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना है, उसके अलावा अन्य सभी कार्यों में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 163 का क्लोज स्पष्ट क्या बोल रहा है कि कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जहां राज्यपाल कैसे कार्य कर सकता है? अपने विवेक से कार्य कर सकता है, और बाकी कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें वो कैसे कार्य करेगा? सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा। किसकी सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा? वो हमारी जो राज्य की मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 163 के क्लोज फर्स्ट की, तो इसमें हमें यह दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पे राज्यपाल कुछ कार्य कैसे कर सकता है? राज्यपाल कुछ कार्य कैसे कर सकता है? अपने विवेक से कार्य कर सकता है। राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कब करता है? जब राज्यपाल संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तब राज्यपाल क्या करता है? अपने विवेक से कार्य करता है। लेकिन जब जब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है, तब राज्यपाल कैसे कार्य करेगा? तब मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा। ये कहां पे लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 163 के क्लोज फर्स्ट में। फिर आर्टिकल 163 के क्लोज 2 में क्या लिखा है? क्लोज 2 में ये लिखा है कि जहां जहां पे राज्यपाल को कैसे कार्य करना है, अपने विवेक से कार्य करना है, वहां वहां राज्यपाल द्वारा लिया गया डिसीजन क्या होगा? अंतिम होगा। अर्थात राज्यपाल के डिसीजन को, राज्यपाल अगर कहीं पे अपने विवेक से कोई डिसीजन लेता है तो उसको किसी भी न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती है? चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 163 का क्लोज 3 क्या बोलता है? क्लोज 3 में यह लिखा है कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है।
ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि हमारे यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या किया जा सके, शक्तियों का पृथक्करण किया जा सके। तो क्या है आर्टिकल 163 में, सीधा याद रखें कि आर्टिकल 163 के क्लोज फर्स्ट में यह लिखा है कि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है, और आर्टिकल इसी के क्लोज 2 में लिखा है कि जहां राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेगा उसको क्या, विवेक से किए गए कार्य को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर इसी का अगर हम बात करें क्लोज 3 में लिखा क्या है कि जहां पे उसको सलाह एवं सहायता लेनी है वहां पे मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। यह हमने देखा आर्टिकल 163। उसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले एक महत्वपूर्ण आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल क्या है, 164। 164 का अगर हम बात करें क्लोज फर्स्ट की, तो क्लोज फर्स्ट में क्या लिखा है कि हमारा जो मुख्यमंत्री होता है उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा हमारे जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल ऐसा किसकी सलाह पे करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 164 के क्लोज फर्स्ट में ही लिखा है कि जो हमारे मंत्री होते हैं वो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 164 का क्लोज 1 है। क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, नियुक्त होता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। और ये जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंत्री का कार्यकाल क्या नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है। मंत्री को कभी भी मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। इसीलिए यह भी बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे मंत्री क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर हम बात करें इसी आर्टिकल के क्लोज 2 की, आर्टिकल 164 का क्लोज 2 क्या बोलता है, क्लोज 2 में यह प्रोविजन है कि जो हमारी मंत्री परिषद है, हमारी जो राज्य की मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो क्या होगी, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। जैसे कि आप सभी को विदित है कि भारत में संघ स्तर पे और राज्य के स्तर पे कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री परिषद होती है वो क्या होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ताकि हमारे यहाँ पे कैसे शासन की स्थापना की जा सके, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। इसलिए हमारी जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। यहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है, सामूहिक उत्तरदायित्व का यह भी तात्पर्य है कि हमारी मंत्री परिषद के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, ये डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, सामूहिक रूप में लिए जाएंगे। और अगर मंत्री परिषद ने किसी भी प्रकार का डिसीजन ले लिया है तो उसके निर्णयों को सभी मंत्रियों को क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। और कोई भी मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय का पब्लिक स्पेयर में क्या नहीं कर सकता है, विरोध नहीं कर सकता है। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व का यह भी तात्पर्य होता है कि अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है तो पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। और यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो पूरी विधानसभा को क्या देना, पूरी मंत्री परिषद को क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, डूबते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 164 के क्लोज 3 की,
आर्टिकल 164 का क्लोज 3 में क्या है कि मंत्रियों के शपथ या मंत्रियों का क्या प्रतिज्ञान। तो पहली बात तो इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा। शपथ का उल्लेख कहां पे है, यानी कि शपथ का प्रारूप कहां पे उल्लेख है, संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे मंत्री हैं वो मंत्री 2 शपथ लेते हैं, एक तो शपथ लेते हैं पद की शपथ लेते हैं और दूसरी कौन सी शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें कि गोपनीयता की शपथ केवल मंत्री के द्वारा ली जाती है, चाहे वो मंत्री संघ स्तर का है, चाहे वो मंत्री क्या है, राज्य स्तर का है। तो क्या बताइएगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी गोपनीयता की शपथ लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार के मंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री भी गोपनीयता की शपथ लेगा, मुख्यमंत्री भी गोपनीयता की शपथ लेगा और सभी मंत्री क्या लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 164 के क्लोज 4 की, आर्टिकल 164 के क्लोज 4 में यह लिखा है, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी उसको क्या किया जा सकता है, मंत्री के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये अप्लाई है कि 6 माह के भीतर उसे क्या करना होगा, या तो राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा या राज्य विधान परिषद का क्या बनना होगा, सदस्य बनना होगा। ऐसा इसलिए है कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है तो यहाँ पे मंत्री परिषद का गठन किसमें से किया जाता है, विधायिका में से किया जाता है, अर्थात राज्य की विधायिका का नाम क्या है, राज्य विधानमंडल। इसका तात्पर्य यह भी हो गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको क्या किया जा सकता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, फिर भी उनको क्या किया गया है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। उसके अलावा एक आर्टिकल यानी इसका एक क्लोज और है, क्लोज नंबर 5। क्लोज नंबर 5 में क्या लिखा है कि मंत्रियों को जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं दी जाएगी उनके बारे में उल्लेख कहां पे है, आर्टिकल 164 के क्लोज 5 में लिखा हुआ है। ये लिखा है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं या मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब तक राज्य विधानमंडल ये निर्धारित नहीं कर देती है तब तक संविधान की 2री अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इनको क्या दिए जाएंगे, वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो क्या डिस्कस किया हमने, आर्टिकल 164 के क्लोज 1 में तो क्या लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी इसी में लिखा है। क्लोज 2 में क्या लिखा है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात लिखी है। क्लोज 3 में क्या लिखा है, शपथ की बात लिखी है। क्लोज 4 में क्या लिखा है, क्लोज 4 में लिखा है यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको क्या बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद में क्लोज 5 में क्या है, इनके वेतन और भत्ते। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आर्टिकल ये भी हो जाता है कि आर्टिकल 164 का जो क्लोज 1 है उसमें एक क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में किया गया। और ये किया गया जब एनडीए की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी उनके समय। इस संविधान संशोधन की सहायता से क्या किया गया, इस संविधान संशोधन की सहायता से एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 164(1) का कैपिटल ए। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 164(1) का क्लोज बी। आप सभी को विदित है कि जहां जहां पे ऐसे आर्टिकल कैपिटल में लिखा होता है इसका तात्पर्य सामान्यतः ये होता है कि इनको संविधान संशोधन की सहायता से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसकी सहायता से क्या किया गया है, क्लोज 1 की सहायता से यह किया गया कि हमारा जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का आकार क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। मंत्री परिषद का आकार निश्चित करने के लिए क्या प्रोविजन किया गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से यह प्रावधान किया गया कि राज्य की जो मंत्री परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, जो राज्य विधानसभा है उस राज्य विधानसभा के कुल
कुल सदस्यों के 15% से अधिक क्या नहीं हो सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। और अगर हम बात करें न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। और इन दोनों ही गणना के अंदर कौन शामिल होगा, मुख्यमंत्री भी क्या होगा, शामिल होगा। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 200। अगर 200 के 15% की बात करें तो कितने सदस्य आते हैं, 30 सदस्य। तो राजस्थान में अगर जो मंत्री परिषद बनती है, राजस्थान में जो सरकार बनती है, उसमें अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री भी क्या है, शामिल है। ये याद रखें कि ये 30 सदस्य क्या है, मुख्यमंत्री सहित हैं। ये जो 15% का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये जो 15% का कॉन्सेप्ट है, ये मुख्यमंत्री सहित है। इसके अलावा इसी संविधान संशोधन की सहायता से एक आर्टिकल, ये क्लोज बी भी जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर विधायक पद से क्या बता दिया जाता है, अयोग्य बता दिया जाता है, या विधानमंडल के सदस्य से क्या बता दिया जाता है, अयोग्य बता दिया जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, मंत्री पद से भी क्या होगा, अयोग्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया गया है, तो वो व्यक्ति हमारे यहाँ पे क्या नहीं बन सकता है, मंत्री नहीं बना रह सकता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल और होंगे तो हम इसी डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए, यानी कि एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। सही बात है, आर्टिकल 163 के क्लोज फर्स्ट में यही लिखा है कि राज्यपाल को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और जिसका प्रधान कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद में आर्टिकल 164 का क्लोज फर्स्ट क्या बोल रहा है के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। और इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि आर्टिकल 164 के क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। कौन पद धारण करते हैं, मंत्री। तो ये कथन भी क्या है, सही है। तो तीनों आर्टिकल के प्रोविजन क्या है, करेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल, यानी कि जो हमारी स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली क्या होती है, उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ये कौन से आर्टिकल में, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 164 के क्लोज 2 में ये लिखा है कि हमारी जो राज्य की मंत्री परिषद है, वो राज्य की मंत्री परिषद क्या होगी, हमारी राज्य विधानसभा के प्रति क्या होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकल 164 का क्लोज 2। इसके अलावा आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं, राज्यपाल की समाधान शक्तियां हैं। आर्टिकल 154 में क्या लिखा है, आर्टिकल 154 में यह लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से पूरा करेगा। फिर अभी अभी हमने देखा कि आर्टिकल 163 के क्लोज 2 में क्या लिखा है कि जहां जहां राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार कार्य करना है, वहां वहां राज्यपाल का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। अर्थात उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और आर्टिकल 164 का क्लोज 2 तो हमारा आंसर ही है। अगला देखिए, ये आर्टिकल भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में क्या लिखा है, आर्टिकल 167 में लिखा है कि राज्यपाल को जानकारी
देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। यहां पे आजकल आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, संविधान में उल्लेखित जो शब्दावलियां हैं वह शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पे कौन सी शब्दावली लिखी है कि ये मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। ये मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संबंध में क्या क्या कर्तव्य है। कर्तव्य नंबर 1 तो यह है कि मुख्यमंत्री क्या करेगा, राज्य के विधायी एवं राज्य के जो प्रशासनिक मामले हैं उन प्रशासनिक मामलों के संबंध में समय समय पर किसको सूचना देगा, समय समय पे राज्यपाल को सूचना देगा। पहला तो है कि सूचना देगा। दूसरा है जब राज्यपाल क्या करे, मुख्यमंत्री से राज्य के विधायी एवं प्रशासनिक मामलों में क्या मांगे, सूचना मांगे, तब क्या कराएगा बताओ, सूचना उपलब्ध करवाएगा। तीसरा क्या है कि यदि मान लीजिए किसी एक मंत्री के द्वारा कोई डिसीजन ले लिया गया है और वो डिसीजन क्या नहीं रखा गया है, पूरी मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को ये बोल सकता है कि इस मंत्री के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको क्या रखा जाए, पूरी मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में अकेले मंत्री के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, अपितु पूरी एक टीम के द्वारा क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो ये 3 कर्तव्य क्या है, मुख्यमंत्री के हैं, किसके प्रति बताओ, राज्यपाल के। तो आर्टिकल 167 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहले में क्या लिखा है, इसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, ये कर्तव्य ही निर्धारित है, इसलिए ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ये नहीं, दायित्व नहीं लिखा है। तीसरे में मुख्यमंत्री का अधिकार भी नहीं है और मुख्यमंत्री का क्या नहीं है, विशेषाधिकार भी नहीं है। तो आर्टिकल 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन भी आर्टिकल 167 से ही संबंधित है, जिसको मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया है कि आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में। तो क्या है कि राज्य के प्रशासन और विधान विषयक यानी कि जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं जो कि राज्य मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए हैं, सूचना किनको देना है बताओ, राज्यपाल को देना है। दूसरा है कि जब राज्यपाल प्रशासन संबंधी सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री वो सूचना क्या करवाएगा बताओ, उपलब्ध करवाएगा। तीसरा क्या है कि यदि किसी विषय पर किसी मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई अगर डिसीजन ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार करने के लिए डिसीजन को मुख्यमंत्री के द्वारा रखा जाना उसका क्या होगा बताओ, कर्तव्य होगा। अभी हम पिछले क्वेश्चन में तीनों बातें डिस्कस की है, इसीलिए इसका आंसर तीनों ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आर्टिकल से ही संबंधित क्वेश्चन है। आर्टिकल 164 के क्लोज 2 में क्या लिखा है, इस क्लोज 2 में ये लिखा है कि हमारी जो मंत्री परिषद है वो राज्य विधानसभा के प्रति क्या होगी, राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी, उत्तरदायी होगी। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। यहाँ पे ध्यान रखें, निम्न सदन का नाम लिखा होना चाहिए, विधानसभा का नाम लिखा होना चाहिए। दूसरा है आर्टिकल 164 के क्लोज 3 में क्या है, शपथ है। तो यहाँ पे राज्यपाल तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार मंत्री को क्या करेगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि आर्टिकल 160 के क्लोज 4 में क्या था, क्लोज 4 में यह था कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, मंत्री भी बनाया जा सकता है और मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वेतन भत्ते। वेतन भत्तों वाली बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल 164 के कहाँ पे लिखी है, क्लोज 5 पे लिखी है। तो इसीलिए ये क्या पूछा है, सम्मिलित पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 164 का क्लोज 1 का ही सब क्लोज ए, ये कौन से संविधान संशोधन की सहायता से जोड़ा गया, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया।
जिसकी सहायता से मंत्री परिषद का आकार क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। क्या प्रावधान किया गया, मंत्रियों का आकार 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अधिकतम व न्यूनतम सीमा क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। राजस्थान में अधिकतम मंत्री मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। और राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में सदस्य, 12 हो सकते हैं। फिर से मंत्री परिषद के आकार के संबंध में ही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि मंत्री परिषद के आकार के संबंध में सही विकल्पों का चयन करें। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा है, ये उपबंध या यह प्रावधान संविधान के 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत आर्टिकल 164 के क्लोज 1 का ही सब क्लोज कैपिटल ए में जोड़ा गया है। तो मंत्री परिषद के आकार से संबंधित प्रोविजन इसी आर्टिकल में जोड़े गए हैं। दूसरा क्या है, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा, याद रखें विधानमंडल नहीं, विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी क्या है, शामिल हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको कि राजस्थान में 200 विधानसभा में सदस्य हैं, तो इसका 15% अगर हम बात करें तो ये 15% कितना निकल के आता है, 30। तो राजस्थान में अधिकतम 30 क्या हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित क्या हो सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होगा। गलत बात है, इसमें कॉन्सेप्ट में मुख्यमंत्री क्या होगा, शामिल होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी सही हो गया। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से क्या नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। राजस्थान में 12 न्यूनतम हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है, 30, जिसमें मुख्यमंत्री भी क्या है, शामिल है। तो 3 नंबर वाला हमारा गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और 1 2 4 क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 की सहायता से 2 आर्टिकल जोड़े गए। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 164 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए और आर्टिकल 164 का क्लोज 1 का सब क्लोज बी। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर क्या ठहरा दिया गया है, राज्य विधानसभा के सदस्यों से क्या ठहरा दिया गया है, अयोग्य ठहरा दिया गया है, तो वो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है, वो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है, मंत्री नहीं बन सकता है। तो ये प्रोविजन कहां पे है, बी वाले में है। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे संसदीय सचिव। संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है। देखिए हमारे यहाँ पे मंत्रियों की अगर श्रेणी की बात करें तो मंत्री कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होता है जो राज्य में किसी विभाग का क्या होता है, हेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। और इसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए हम बनाते हैं एक राज्य मंत्री। कौन सा मंत्री बनाते हैं, राज्य मंत्री। लेकिन कभी कभी एक मंत्री का नाम सुना होगा आपने, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री का तात्पर्य है कि यदि किसी विभाग में क्या नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है और उसमें केवल राज्य मंत्री है, तो हम राज्य मंत्री को कौन सा मंत्री बोलेंगे, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बोलेंगे। और एक मंत्री कौन सा मंत्री है, उप मंत्री। मैंने जो आपको ये बताया है कि राजस्थान में अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन सा मंत्री, उप मंत्री। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक समायोजन के लिए एक पद और चलता है जिसको हम बोलते हैं संसदीय सचिव। पहली बात तो संसदीय सचिव मंत्री परिषद में क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात कि मंत्री परिषद, ये जो संसदीय सचिव है ये कोई अधिकारी नहीं होते हैं, अपितु ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे विधायक ही होते हैं। ये विधायक क्या करते हैं, विधानसभा में सरकार को विभिन्न कार्यों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं।
उनके लिए किनको नियुक्त किया जाता है? संसदीय सचिव को नियुक्त किया जाता है। अब आप सभी को पता है कि इनकी नियुक्ति अगर करनी है तो ये नियुक्ति कौन करेगा? ये नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अगर इनको शपथ दिलाना है तो शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन जो संसदीय सचिव है, इन संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति एवं शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इनको मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर से ध्यान रखें कि इन 30 मंत्री, हमारे राजस्थान में अधिकतम जो 30 हो सकते हैं, उसमें कौन से मंत्री शामिल नहीं है? जो संसदीय सचिव है वो शामिल नहीं है। संसदीय सचिव का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे चौथी विधानसभा में मोहनलाल सोकाड़िया सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास में किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा। यानी कि क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्र प्रभार वाला जो राज्य मंत्री होता है, अगर उसको उपमंत्रियों के बीच में कार्यों का क्या करना है? आवंटन करना है, तो वो ये आवंटन किससे सलाह लेके करेगा या किसके अनुमोदन के बाद में ही करेगा? इसके संदर्भ में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक हमारे संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 166 का क्लोज 3। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए क्या करेगा? राज्य सरकार के कार्यों को क्या करेगा? विभिन्न मंत्रियों के बीच में आवंटन का नियम बनाएगा। मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नियम तो बनाए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और ये नियम बनाने में राज्यपाल किसकी सलाह लेगा? तो निश्चित रूप से किसकी सलाह लेगा? मंत्रियों की सलाह लेगा। दूसरा ये है कि अगर ये पूछा जाए कि मंत्रियों के बीच में विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो विभागों का आवंटन कौन करता है? विभागों का आवंटन करता है हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री। कौन आवंटन करता है? मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन यही है कि राज्य मंत्री किसके अनुमोदन के बाद में उप मंत्रियों को कार्य आवंटन करेगा? तो किसके अनुमोदन के बाद में? मुख्यमंत्री के बारे में। तो क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि हमारे यहाँ पे विभिन्न मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन के जो नियम होते हैं, नियम तो कौन बनाएगा? संविधान के अनुसार नियम बनाएगा राज्यपाल। जबकि ये कार्य आवंटन करने का कार्य है किसका? तो ये कार्य किसका है? ये कार्य मुख्यमंत्री का है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ गए हैं हमारे राज्यपालों के व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो आरपीएससी आजकल पूछ रही हैं, उसी पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल की अगर हम बात करें तो ये हमारे कौन थे कि जो हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952, और प्रथम आम चुनाव के बाद में जो हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल बने थे। इसके अलावा हमारे राज्य में पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री। जब हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री थे तो इनके कार्यकाल में टीकाराम पालीवाल किस प्रकार के मंत्री बने थे? राजस्व मंत्री बने थे। तो टीकाराम पालीवाल ने आजादी के बाद में हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रकार के क्या किए थे? लैंड रिफॉर्म किए थे। जमीन में क्या किए थे? विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गए, जिसमें हमारे राजस्थान में प्रचलित जो जागीरदार प्रथा है उसको समाप्त करने की दिशा में क्या किया गया? प्रयास किया गया। तो टीकाराम पालीवाल के बारे में क्या ध्यान रखें कि हमारे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये राजस्थान के प्रथम क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री भी बने थे। जैसे कि आप सभी को विदित है कि प्रथम जब आम चुनाव हुआ था तो उससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास थे। तो यह आशा थी कि अगर जयनारायण व्यास वापस चुनाव जीत जाते हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जयनारायण व्यास बनेंगे। लेकिन जयनारायण व्यास
जो क्या होते हैं कि जोधपुर में 20 सीट से चुनाव हार जाते हैं और जालोर में जो विधानसभा ए क्षेत्र है वहां से भी क्या करते हैं, चुनाव हार जाते हैं। इस कारण से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन बाद में जब हमारे यहाँ पे उपचुनाव होता है तो जयनारायण व्यास क्या करते हैं, किशनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से उपचुनाव में जीतते हैं और फिर क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। फिर से अगला स्टेटमेंट है अशोक गहलोत जी के बारे में। अगर हम बात करें, जब अशोक गहलोत हमारे यहाँ पे इनका कार्यकाल, ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। जब प्रथम कार्यकाल इनका 1998 में प्रारंभ हुआ था, तब इन्होंने हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। इसी प्रयास में इन्होंने 1999 में क्या किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शिवचरण महातुर की अध्यक्षता में क्या किया था, एक राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया था। इसलिए हम ये मानते हैं कि अशोक गहलोत जी ने क्या किया, बताओ, प्रशासनिक मितव्ययता के लिए प्रयास किए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा भैरू सिंह शेखावत जब हमारे यहाँ पे 1977 से 1980 के अंदर मुख्यमंत्री बने, प्रथम बार इनका कार्यकाल, और दूसरी बार ये बने 1990 से 92, और तीसरी बार बने थे 93 से 98। जब ये इस कार्यकाल में बने थे तो इन्होंने एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम था अंत्योदय योजना। इसके अलावा नंबर डी में लिखा है जयनारायण व्यास माही बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है हरिदेव जोशी जो स्वयं कौन से क्षेत्र से आते थे, बांसवाड़ा क्षेत्र से आते थे। तो इन्होंने देखा था कि जब हमारी बारिश होती थी तो बांसवाड़ा जिला क्या होता था, इस माही नदी के कारण राजस्थान से इसका काटाव हो जाता था। तो इसीलिए हरिदेव जोशी के समय कौन सी परियोजना चलाई गई, माही बांध परियोजना चलाई गई। तो इसमें हमारा आंसर इस जयनारायण व्यास की जगह क्या होना चाहिए था, हरिदेव जोशी होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री लिखे हैं और दूसरी तरफ वह राज्य जहां के उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात क्या किया, बताओ, राज्यपाल के पद पे कार्य किया। ये क्वेश्चन आगामी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य के क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसे 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। एक मुख्यमंत्री का नाम है मोहनलाल सुखाड़िया, एक मुख्यमंत्री का नाम है हरिदेव जोशी, एक मुख्यमंत्री का नाम है शिवचरण माथुर, एक मुख्यमंत्री का नाम है जगन्नाथ पाड़िया। अगर हम बात करें कि 1954 से 1971 तक तो मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब इनको यहां से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और इनके स्थान पे किसको बैठा दिया गया, बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उस समय इनका राजनीतिक पुनर्वास किया गया और राजनीतिक पुनर्वास के लिए इनको दक्षिण भारत में भेजा गया। दक्षिण भारत में कहां के राज्यपाल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, इसके अलावा कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे हैं, इसके अलावा कहां के राज्यपाल रहे हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऑप्शन में क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें हरिदेव जोशी, तो हरिदेव जोशी को कहां का राज्यपाल बनाया गया है, हरिदेव जोशी को राज्यपाल बनाया गया है, याद रखिए, असम का। उसके बाद में इनको कहां का राज्यपाल बनाया गया है, पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल बनाया गया था। और इनको कहां का राज्यपाल बनाया गया था, मिजोरम का भी क्या किया गया था, राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे अंश क्या लिखा है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के ये नहीं बने थे, तो असुमेलित बताना है, तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर देख लेते हैं कि शिवचरण माथुर केवल एक ही राज्य के राज्यपाल बने थे, कौन से के, असम राज्य के राज्यपाल बने थे। और अगर हम बात करें जगन्नाथ पाड़िया की, जगन्नाथ पाड़िया हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे 1980 से 81 तक, यानी कि कुछ ही समय तक रहे थे। और ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं। कौन, जगन्नाथ पाड़िया। इनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया, इनको राज्यपाल बनाया गया बिहार का और हरियाणा का। तो जगन्नाथ पाड़िया कहाँ के राज्यपाल रहे हैं, तो बिहार के रहे हैं और हरियाणा के भी क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन है कि आजकल आरपीएससी क्या पूछती है, एक तरफ मुख्यमंत्रियों का नाम दे देते हैं और एक तरफ ये दे देते हैं कि उनके कार्यकाल में कौन कौन से मुख्य सचिव थे, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उनके कार्यकाल में कौन कौन राज्यपाल थे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि भैरू सिंह शेखावत। तो भैरू सिंह शेखावत की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ पे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब कब मुख्यमंत्री बने, एक तो बने थे 1977 से कब तक बने, 1980 तक। आप सभी को पता है कि 1980 में राष्ट्रपति शासन लग गया था। फिर कब बने थे, फिर बने थे 90 से 92 तक। आप सभी को पता है कि 92 यानी 15 दिसंबर 1992 को क्या लग गया था, राजस्थान में 4 नंबर वाला राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद में 93 से 98 तक भी कौन बने रहे थे, भैरू सिंह शेखावत बने रहे थे। अगर हम बात करें रघुकुल तिलक की, तो रघुकुल तिलक लगभग 1977 से 1981 तक राजस्थान के राज्यपाल थे। तो इस कार्यकाल में कौन आ रहे हैं बताओ, रघुकुल तिलक आ रहे हैं। तो पहला तो क्या है, सुमेलित है। दूसरा है बरकतुल्ला खान। तो बरकतुल्ला खान के बारे में याद रखें कि 1954 से 1971 तक तो हमारे यहाँ पे कौन राज्यपाल बने रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सर्वाधिक अवधि तक क्या रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में 1971 से 1973 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्ला खान थे। अगर हम बात करें बरकतुल्ला खान तो 1971 से 73 में थे। और इधर क्या है, सरदार जोगेंद्र सिंह, तो ये 72 से लगभग 1977 तक बने। तो ये ऑप्शन भी क्या हो रहा है, कार्यकाल में लगभग सम्मिलित हो रहा है। तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री कब बने, 1954 से 1971 तक, 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे मोहनलाल सुखाड़िया। और इधर कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। हमारे यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल कौन थे, पहले राज्यपाल थे सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और दूसरे राज्यपाल कौन थे, दूसरे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, जो 1962 से 1967 तक बने। तो इसका तात्पर्य है इनका कार्यकाल भी सम्मिलित हो रहा है। इसके अलावा वसुंधरा राज्य के समय में कौन हमारे राज्यपाल बने थे, एक मदन लाल खुराना भी बने थे। इन मदन लाल खुराना के बारे में हमने एक तथ्य पहले से डिस्कस किया है कि ये दिल्ली के क्या थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो इसका तात्पर्य पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 2 3। कौन सा आंसर, ए आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। अगर हम राजस्थान के राज्यपालों की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया कि राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं, 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी राज्य के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल। एक का नाम है मोहनलाल सुखाड़िया, एक का नाम है जगन्नाथ पाड़िया, एक का नाम है हरिदेव जोशी, और एक का नाम क्या है बताओ, शिवचरण माथुर। तो ये 4 राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी ना किसी राज्य के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे हरिदेव जोशी बने थे। हरिदेव जोशी कहाँ के बने थे, अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये बने थे आसाम के बने थे, पश्चिम बंगाल के बने थे, और कहाँ के बने थे, मिजोरम के। भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं बने थे, हालांकि ये राज्यसभा के क्या थे, सदस्य थे। जिस समय पहली बार हमारे भैरू सिंह शेखावत क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ये किसके सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा ये ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं राजस्थान के जो किस पद पर रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति पद पे भी रह चुके हैं, और ये राजस्थान विधानसभा में लगातार 3 बार क्या रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। अगला क्या है, जगन्नाथ पाड़िया। तो जगन्नाथ पाड़िया थे हरियाणा के रहे हैं और बिहार के। और शिवचरण माथुर कहाँ के रहे हैं बताओ, असम के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, भैरू सिंह शेखावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पद ग्रहण करने के क्रम में सही विकल्प चुने। तो आपको ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें भैरू सिंह शेखावत की, तो सबसे पहले कब बने थे, ये बने थे 1977 से 1980 में। अगर उसके बाद में अगर मैं बात करूं बरकतुल्ला खान की, तो ये कब बने थे, 1971 से 1973 तक।
अगर हम बात करें सबसे पहले जब हरिदेव जोशी बने थे, तो हरिदेव जोशी हमारे यहाँ पे 3 बार रह चुके हैं भैरों सिंह शेखावत की भांति। ये कब से कब बने? पहले तो बने थे ये 1973 से 77 तक बने। इसके अलावा एक 85 से 88 तक भी बने। इसके अलावा 89 से कब तक बने? 90 तक बने। जगन्नाथ पाड़िया कब बने थे? ये जगन्नाथ पाड़िया 1980 से 1981 तक बने थे। अब इनका सीक्वेंस देखना है, तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आएंगे? बरकतुल्लाह खान। तो बरकतुल्लाह खान इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए? हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी इसमें है। फिर कौन आना चाहिए? भैरों सिंह शेखावत आना चाहिए। और फिर कौन आना चाहिए? 80 से 81 के बाद में जगन्नाथ पाड़िया। तो सीक्वेंस के हिसाब से कौन हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता जो क्या बने थे? मुख्यमंत्री भी बने। यानी कि कौन कौन हमारे यहाँ पे विपक्ष के नेता रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। एक अगर हम बात करें भैरों सिंह शेखावत की, तो भैरों सिंह शेखावत हमारी विधानसभा में क्या रह चुके हैं? 3 बार क्या रह चुके हैं? विपक्ष के नेता रह चुके हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे भी हमारी विधानसभा में क्या रह चुकी है? विपक्ष की नेता रह चुकी है। इसके अलावा हरिदेव जोशी भी क्या रह चुके हैं? विपक्ष के नेता रह चुके हैं। तो 3 राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान विधानसभा में क्या रह चुके हैं? विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। जगन्नाथ पाड़िया विपक्ष के नेता नहीं बने थे, लेकिन किसी न किसी राज्य के राज्यपाल जरूर बने थे। कहां के बने थे? बिहार के और हरियाणा के। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? डी में है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असत्य कथन का चयन करें। राज्य के पहले एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्लाह खान थे। राजस्थान में पहले माइनॉरिटी से आने वाले जो मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बरकतुल्लाह खान है। इसके अलावा बरकतुल्लाह खान के बारे में यह भी तथ्य याद रखें कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जिनका पद पे रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। इसके अलावा राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पाड़िया थे। तो जगन्नाथ पाड़िया हमारे यहाँ पे कब से कब तक बने थे? 1980 से 1981 में बने थे। यानी कि संजय गांधी के अच्छे मित्र थे, लेकिन संजय गांधी के निधन के बाद में जगन्नाथ पाड़िया का राजनीतिक जीवन का भी क्या हो गया? निधन हो गया। उसके बाद में राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ये कथन भी सत्य है। इसके अलावा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया नहीं थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ पे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के बाद में कुछ समय के लिए, लगभग 2 वर्षों के लिए कौन बने? जय नारायण व्यास बने। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1954 में कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर असत्य बताना था। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं। आपको मैंने बार बार बताया कि 1954 से लेकर 1971 यानी 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कौन आसीन रहे? कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा है कि राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है? हीरालाल देवपुरा का। हाँ, हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल कितने दिन का रहा है? केवल मात्र 15 दिन का रहा है, 1985 के आसपास। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के ये ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो हमारा जो राज्य वित्त आयोग है, जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उस स्टेट फाइनेंस कमीशन के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? हीरालाल देवपुरा। पहला स्टेटमेंट सत्य, दूसरा भी सत्य। तीसरा, भारत पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? यहाँ पे बरकतुल्लाह खान थे। हाँ, 1971 से 73 तक कौन थे? बरकतुल्लाह खान थे, लेकिन पद पे रहते हुए उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 1975 के आपातकाल के समय, यानी कि आप
आपको मैंने पीछे भी बताया कि हमने 25 जून 1975 को हमारे यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जिस समय आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 1975 में, उस समय राजस्थान में राज्यपाल तो कौन थे, तो राजस्थान में राज्यपाल तो थे जोगेंद्र सिंह। इसके अलावा इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी थे, हरिदेव जोशी थे। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, शिवचरण माथुर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये सही है लेकिन 4 नंबर वाला गलत है, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के वह मुख्यमंत्री हैं जो राज्य विधानसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। अगला है मोहनलाल सुखाड़िया को एक राज्यपाल के द्वारा 2 बार शपथ दिलवाई गई है। क्या है कि मोहनलाल सुखाड़िया हमारे यहाँ पे 17 वर्षों तक क्या बने रहे, 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहे। कब तक बने रहे, ये बने रहे 1954 से लेकर 1971 तक मुख्यमंत्री बने रहे। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे सर्वाधिक अवधि तक जो राज्यपाल बने थे उनका नाम भी क्या है, गुरुमुख निहाल सिंह है। कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। तो सर्वाधिक अवधि तक जो राज्यपाल थे, उन्होंने सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री को कितनी बार शपथ दिलाई, 2 बार शपथ दिलाई। कितनी बार शपथ दिलाई, 2 बार। तो ये कथन सत्य है। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, उप मुख्यमंत्री। पहले बात तो याद रखें कि उप मुख्यमंत्री जो शब्दावली है, इसका प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में या तो लिखा है मुख्यमंत्री, या क्या लिखा है मंत्री परिषद, या क्या लिखा है, एक आर्टिकल 352 में एक शब्दावली लिखी है मंत्रिमंडल। लेकिन संविधान में कौन सी शब्दावली का प्रयोग नहीं है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का पद हमारे यहाँ पे केवल राजनीतिक समायोजन के लिए बनाया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो किसके रूप में शपथ लेता है, एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। अब हम बात करते हैं तो राजस्थान में अभी तक कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम है हमारे यहाँ पे टीकाराम पालीवाल। अगर दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है हरिशंकर भाबड़ा, जो जब हमारे भैरू सिंह शेखावत क्या बने थे मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में रहे हैं। और टीकाराम पालीवाल जय नारायण व्यास के समय रहे हैं। इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री का नाम है बनवारी लाल बेरवा, ये अशोक गहलोत जी के सामने 2003 में बने थे। इसके अलावा एक महिला कमला बेनीवाल, ये कमला बेनीवाल क्या रह चुकी है, हमारे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और राजस्थान की पहली क्या महिला मंत्री भी बनी थी। कौन, कमला बेनीवाल। इसके अलावा अभी जो हमारा कार्यकाल चल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, उस समय कौन बने थे, सचिन पायलट भी क्या बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उप मुख्यमंत्री कितने रह चुके हैं, 5। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और कौन, सचिन पायलट। इनमें से जो बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये किसके समय रहे हैं, अशोक गहलोत जी के समय क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। वसुंधरा राज्य वह मुख्यमंत्री है जो कभी एमएलए का चुनाव नहीं हारी है, ये कथन भी क्या है, सत्य है। वसुंधरा राज्य हमारी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी है। इसके अलावा ये 5 बार क्या रह चुकी है, लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी है। और राजस्थान में से सर्वाधिक अवधि तक लोकसभा के सदस्य के रूप में कौन रही है, तो वसुंधरा राज्य रही है, चाहे पुरुष की बात करें चाहे महिला की। इसके अलावा ये 5 बार क्या रह चुकी, 5 बार क्या बन चुकी है, विधायक भी बन चुकी है। इसका तात्पर्य है इनका राजनीतिक कैरियर एक लंबी अवधि का रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इस क्वेश्चन में अगर हम सही क्वेश्चन की हमारा बात करें तो सभी ऑप्शन क्या हो गए, बताओ, सही हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से
पहले, यानी कि जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, वो क्या नहीं थे बताओ? राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले एमएलए नहीं थे, विधायक नहीं थे। देखिए इसका हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक आर्टिकल 164 का क्लोज 4, ये क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी राज्यपाल उसको क्या कर सकता है? मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि 6 माह के भीतर उसको राज्य विधानमंडल की क्या लेनी होगी? सदस्यता लेनी होगी। और जैसे आप सभी को विदित है कि राजस्थान में तो एक ही सदन है, इसका तात्पर्य यह है कि 6 माह के भीतर भीतर उसको विधानसभा की सदस्यता क्या करनी होगी? ग्रहण करनी होगी। तो राजस्थान के कुछ ऐसे मुख्यमंत्री थे, जब इनको यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, वो क्या नहीं थे? हमारी विधानसभा के क्या नहीं, राज्य विधानसभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। जैसे एक मुख्यमंत्री का नाम है भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत जब 1977 से 1980 तक भैरू सिंह शेखावत को क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय ये हमारी राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं होकर क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जगन्नाथ पाड़िया की, तो जगन्नाथ पाड़िया को क्या किया गया? जब राजस्थान का मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था 1980 में, उस समय ये क्या नहीं थे? उस समय ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं होकर लोकसभा के सदस्य थे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हरिदेव जोशी की, जब हरिदेव जोशी को क्या कब बनाया गया? 1989 के आसपास में मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय ये असम में राज्यपाल के रूप में थे। तो एक हो गया हरिदेव जोशी। उसके अलावा अगर हम बात करें अशोक गहलोत जी की, तो अशोक गहलोत जी को जब 98 के आसपास जब ये इनका कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो जब पहला इनका कार्यकाल था तब ये लोकसभा के सदस्य थे, राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो हमारी विधानसभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे या क्या नहीं थे? विधायक नहीं थे। क्या क्या नाम है? भैरू सिंह शेखावत हैं, जगन्नाथ पाड़िया हैं, हरिदेव जोशी हैं और कौन है? अशोक गहलोत। तो जयनारायण व्यास नहीं है, हीरालाल देवपुरा भी नहीं है, जयनारायण व्यास, अशोक गहलोत तो एक ऑप्शन मिल रहा है लेकिन ये गलत हो गया। अशोक गहलोत मिल रहा है, जगन्नाथ पाड़िया मिल रहा है, शिवचरण माथुर नहीं मिल रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इन 4 मुख्यमंत्रियों का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एक दे रखे हैं और एक तरफ आपको राज्यपाल दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है मोहनलाल सुखाड़िया, तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन थे? हुक्म सिंह बने थे। हुक्म सिंह हमारे यहाँ पे कब बने थे? ये बने थे 1967 से लगभग 1972 के आसपास। और आपको पता है कि 1954 से 1971 तक कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका तात्पर्य इस अवधि में दोनों मिल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें हरिदेव जोशी की, हरिदेव जोशी कब से कब तक बने? हरिदेव जोशी बने थे 1973 से 1977 तक। जबकि अगर हम संपूर्णानंद की बात करें तो संपूर्णानंद बने थे 1962 से 1967 तक। तो इसका तात्पर्य ये सुमेलित नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा जगन्नाथ पाड़िया बने थे 1980 से कब तक? 1981 तक। और इसी समय अगर हम बात करें रघुकुल तिलक की, तो ये 1977 से 1981 तक राज्यपाल थे, तो ये सुमेलित हो रहा है। उसी प्रकार 1985 के आसपास में हीरालाल देवपुरा हमारे राजस्थान के केवल 15 दिन तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री थे। और इस समय कौन थे? ओपी मेहरा क्या थे? राज्यपाल थे। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। प्रारंभिक स्टेप में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 98 में जब अशोक गहलोत जी क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने प्रशासनिक मितव्ययता के लिए 99 में शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में क्या बनाया था? राजस्थान में एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था, जिसके अध्यक्ष किनको बनाया बताओ? शिवचरण माथुर को बनाया। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।